तो यार लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी एरे डिक्लेरेशन के बारे में। हम लोगों ने 1D एरे, 2D एरे और 3D एरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं वो सारी चीजें देख ली थी। आज हम लोग बात करेंगे एरे क्रिएशन के बारे में। तीनों एरे का क्रिएशन देखेंगे, 1D का कैसे करते हैं, 2D कैसे करते हैं, 3D का कैसे करते हैं। चलो तो बात करते हैं एरे क्रिएशन के बारे में। हेडिंग डाल लो, एरे क्रिएशन। अब देखो, अब अभी तक हमने क्या लिखा था कि इंट दिस दिस दिस। अभी यहां से सिर्फ इतने से स्टेटमेंट से हमें बिल्कुल नहीं मालूम पड़ रहा है कि इस एरे का साइज क्या है। अब मान लो कि मैंने कहा कि साइज 10 की एरे बना दो, तो क्या आप लोग ऐसे लिखोगे इसे, इंट 10 देन ए? क्या ये इस तरह से लिखना वैलिड है? नहीं। अगर आपने इसे इस तरह से लिख दिया तो कंपाइलर हो जाएगा पागल। कंपाइलर कह देगा भैया इसे तो हम समझ में नहीं आ रहा है क्या है, और आपके पास आ जाएगी कंपाइल टाइम एरर, है ना। आपके पास आ जाएगी कंपाइल टाइम एरर। थोड़ा सही से लिख दें इसे, इसे हटा दो, ये स्टेटमेंट दे देगा कंपाइल टाइम एरर। तो यार सही तरीका क्या है? देखो, सही तरीका कुछ इस तरह से लिखा जाता है कि हम लिखेंगे सबसे पहले टाइप, कि किस टाइप की हम एरे बनाना चाहते हैं, देन एरे का नेम मतलब वेरिएबल, देन हम लगाएंगे इक्वल टू, देन हम लिखेंगे न्यू कीवर्ड, और देन हम लिखेंगे फिर से इंट, देन फिर से ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर साइज। तो इस तरह से होता है पूरा आपका 1D एरे का क्रिएशन। 1D एरे का क्रिएशन, ये जो पार्ट है ना, ये बता रहा है कि एरे का साइज क्या है। अब देखो, अभी आप लोग को ये नहीं पता है कि न्यू कीवर्ड क्या काम करता है। बेसिकली न्यू कीवर्ड जो है इसका मेन यूज आएगा ऊप्स में, लेकिन अभी हम समझ लेते हैं कि इसका काम क्या है। न्यू कीवर्ड जब भी हम लिखते हैं तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट का क्रिएशन हो रहा होता है। मतलब यहाँ पे हमने लिखा न्यू इंट 10। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो एक एरे बनी है 10 साइज की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 साइज की एरे बनी है, और ये एरे अपने आप में क्या है? ये एक ऑब्जेक्ट है। ये एरे अपने आप में ऑब्जेक्ट है, और जो ए है ये इसे रिफरेंस कर रहा है। ये ए इसे रिफरेंस कर रहा है जो कि है वेरिएबल अपना। ठीक है, इस लाइन का ये मतलब है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जावा लैंग्वेज में हर एरे कोई ना कोई एक ऑब्जेक्ट होती है? हाँ, हर एरे एक ऑब्जेक्ट होती है। ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है, क्योंकि हम उसे देखो न्यू कीवर्ड से बना रहे हैं, न्यू कीवर्ड से हमेशा ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। तो ये जो पूरा इधर आरएचएस में जो लिखा है, ये एक 10 साइज का एरे ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, जिसकी वैल्यू जिसका नेम क्या है? ए। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर आपको थोड़ा सा भी ऑब्जेक्ट का आइडिया है, तो यार ऑब्जेक्ट बनता है किसी क्लास का। अगर क्लास एग्जिस्ट करती है तो उसका ऑब्जेक्ट बनेगा। ऑब्जेक्ट का एग्जिस्टेंस विदाउट क्लास इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट है तो उससे एसोसिएटेड एक ना एक क्लास जरूर होगी। और मैंने कहा कि हर एक एरे जो है वो एक ऑब्जेक्ट होती है। हर एक एरे एक ऑब्जेक्ट होती है। तो क्या हर एक एरे की कोई ना कोई आपस में एक क्लास होती है? हर एक एरे की कोई एक क्लास होनी चाहिए, क्योंकि अगर एरे का ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड एक क्लास होती है। तो एरे की क्लास भी होनी चाहिए। अब क्या एरे क्लास होती है? हाँ, एरे की क्लास होती है। अब ये चीज हम कैसे प्रूफ करेंगे? ये देखो, इसके लिए मैं चल रहा हूँ VS कोड में। VS कोड में देखेंगे ये चीज हमें कैसे प्रूफ करनी है। तो यार हम लोग आ गए अपने VS कोड पे, और मैंने यहाँ पे अपनी एक फाइल बना ली है, लेक्चर नंबर 31 एरे नाम से। अब मैंने आपसे ये कहा था कि हर एक एरे एक ऑब्जेक्ट होती है, और क्योंकि वो ऑब्जेक्ट होती है तो उससे एसोसिएटेड एक कोई ना कोई क्लास एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो हाँ, यार क्लास एग्जिस्ट करती है। अब उसका प्रूफ हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि देखो क्या है। हमने मान लो एक एरे बना दी अपनी, यही वाली अभी जो हम एरे ले रहे थे यही हम बनाते हैं। इंट एरे ए इक्वल टू न्यू इंट दिस। साइज दे देते हैं 10, कुछ भी साइज दे दो, उससे मतलब नहीं है अभी। अब हम प्रिंट करेंगे साउट। अब देखो, हमें कोई भी एरे से एसोसिएटेड क्लास का अगर हमें नाम जानना है तो हमें लिखना होता है ए डॉट गेट क्लास डॉट गेट नेम। ठीक है, अब देखो क्या प्रिंट होके आएगा। देखो प्रिंट होके आया ये, कैपिटल ओपनिंग ब्रैकेट देन कैपिटल आई। अब ये देखो, ये थोड़ा समझ लेते हैं ये सब क्या है। तो एक साइड लिखते हैं हम लोग एरे टाइप, और एक साइड हम लोग लिखते हैं क्लास। अब देखो क्या होगा यहाँ पर, हम जब भी बनाएंगे इंट एरे,
तो प्रिंट होके आएगा दिस, ये। अब क्या, जब भी हम वन डायमेंशनल एरे बनाएंगे तो आगे एक ब्रैकेट लग के आएगा और इंट के लिए लग के आएगा कैपिटल आई, ठीक है ना। अब अगर हमने इंट करके यहाँ पे टू डायमेंशनल एरे बनाई तो यहाँ पर दो ब्रैकेट लगेंगे और कैपिटल आई लिख के आएगा। अगर थ्री डायमेंशनल बनाएंगे तो यहाँ पे थ्री ब्रैकेट्स। अब अगर हम एरे बनाते हैं शॉर्ट टाइप की अपनी, तो यहाँ पे एक ब्रैकेट लिख लगेगा और यहाँ पर लिख के आएगा एस, ठीक है। अब अगर हम लोग बनाएंगे डबल टाइप की तो क्या होगा, हाँ डी। अब हम लोग बनाएंगे बाइट टाइप की, बाइट में क्या आएगा, यस कैपिटल बी। अब हम लोग बनाएंगे बुलियन टाइप की, अब बताओ क्या आएगा, कैपिटल बी लिख के आएगा, नहीं, यहाँ पे लिख के आता है कैपिटल जेड। देखते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं इसे एक बार। तो यहाँ पे इंट की जगह हम लिख देंगे बुलियन, यहाँ पर भी इंट की जगह हम क्या लिखेंगे, बुलियन। देखते हैं क्या प्रिंट होगा, ये देखो जेड प्रिंट हो गया ना, बिल्कुल। अब एक बार सब क्रॉस चेक कर लेते हैं जल्दी से। अगर हम लिखेंगे यहाँ पर शॉर्ट और हम अगर यहाँ पर भी शॉर्ट लिखेंगे तो प्रिंट होके आना चाहिए कैपिटल एस, हाँ भाई प्रिंट होके आ गया कैपिटल एस। यहाँ पर अगर हमने लिख दिया बाइट और यहाँ पर भी अगर हमने लिख दिया बाइट तो प्रिंट होके आना चाहिए कैपिटल बी प्रिंट होके आ गया। अब अगर हमने यहाँ पर लिख दिया डबल और यहाँ पर हमने लिख दिया डबल दिस, तो प्रिंट होके आना चाहिए कैपिटल डी, जी कैपिटल डी प्रिंट होके आ गया। और अगर हम यहाँ पर जैसे 2D एरे बनाएंगे तो प्रिंट होके आना चाहिए क्या, डबल ब्रैकेट देन डी, डबल ब्रैकेट देन डी, बिल्कुल सही। मतलब जो भी हमने अभी पीछे पढ़ा था वो सारा कुछ सही है। तो अब हम ये कह सकते हैं, मैंने प्रूफ भी कर दिया कि हर एक एरे टाइप के साथ एक क्लास एसोसिएटेड होती है। अब ये क्लास लेकिन हमें दिखती क्यों नहीं है, आप लोग ने भी कभी सोचा, जैसे अगर आप लोग ने थोड़ी बहुत भी प्रोग्रामिंग कभी की होगी किसी और लैंग्वेज में भी, तो ये क्लास कभी हम देखते नहीं, ऐसा कोई यूज भी नहीं है हमें। तो यार वही है, अब ये क्लास होती कहाँ पर है, ये क्लास होती है हमारे किस में, लैंग पैकेज में। ये क्लास लैंग पैकेज में होती है जावा के। और ये जो क्लास होती है ना, ये प्रोग्रामर लेवल पे एसोसिएटेड नहीं होती हैं, ये प्रोग्रामर लेवल पे ये एसोसिएटेड नहीं होती हैं। हम इन क्लास के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकते। बस हम हाँ ये कह सकते हैं कि हर एक एरे टाइप के साथ एक क्लास होती है, ठीक है। तो यहाँ पर बस इतना ही जानना है। अब एरे क्रिएशन हमने ये तो देख लिया कि हम किस तरह से करते थे। हम क्या लिखते थे बेसिकली, हम कुछ ये लिखते थे, देन दिस, देन इक्वल टू न्यू, देन इंट, देन दिस। तो यहाँ पे हमने कोई भी हम साइज दे देते थे। 2D एरे बनानी है तो इसे हम कुछ नहीं, इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, 3D एरे बनानी है तो बस तीन ब्रैकेट लगा दो। अब देखो, अब कुछ लूप होल्स निकल के आते हैं, अब उन लूप होल्स की बात कर लेते हैं कि क्या है। अब देखो, सबसे पहला लूप होल, हमने एक एरे बनाई इंट दिस ए इक्वल टू न्यू इंट इस टाइप की, है ना। क्या ये, हमने सिर्फ ये एक एरे बना दी, क्या ये स्टेटमेंट वैलिड है, नहीं, ये स्टेटमेंट वैलिड नहीं है। यहाँ पे हमें कंपाइल टाइम एरर आ जाएगी, क्यों, क्योंकि हमने साइज नहीं दिया। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें यहाँ पर साइज देना पड़ेगा और साइज देना ज़रूरी है, साइज देना ज़रूरी है, वरना हम अपना एरे क्रिएट नहीं कर सकते। जैसे मान लो यहाँ पे हमने साइज दे दिया 6, ये देना ही पड़ेगा, ये ज़रूरी है, ठीक है। दूसरे केस की बात करते हैं। अब दूसरे केस में क्या है कि मेरा आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि क्या कि क्या हम जीरो साइज के एरे बना सकते हैं, मतलब जीरो साइज के भैया को समझ में नहीं आया। देखो कुछ इस तरह से, क्या ये हम एरे बना सकते हैं, हाँ ये हम बिल्कुल बना सकते हैं, ये परफेक्टली वैलिड है। क्यों, देखो मैं प्रूफ करता हूँ। फिर से हम वीएस कोड पे चलेंगे। अब यहाँ पे आप लोग ने देखा हो कि जब भी हम अपना मेन फंक्शन बनाते हैं तब यहाँ पे अंदर एक एरे लिखी होती है जो स्ट्रिंग टाइप की है। स्ट्रिंग टाइप की मतलब यहाँ पे एरे हमारी स्ट्रिंग टाइप की भी हो सकती है, जैसे इंट कैर ये सब टाइप की होती है। हम एक स्ट्रिंग वैल्यू भी दे सकते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास होता है स्ट्रिंग एरे और ARGS। ARGS का मतलब होता है आर्ग्यूमेंट्स। अगर हम कोई आर्ग्यूमेंट नहीं देते हैं तो इसकी वैल्यू हमारी जीरो प्रिंट होनी चाहिए। जैसे ये भी तो एक एरे ही है ना ऊपर वाली ARGS, तो अब इसकी जो लेंथ है वो जीरो होनी चाहिए। देखते हैं भाई, ARGS डॉट लेंथ, इससे हम किसी भी एरे की लेंथ निकाल सकते हैं। अभी ये लेंथ फंक्शन पे भी हम डिटेल में बात करेंगे। बेसिकली अभी वो पॉइंट नहीं है, अभी हम देखते हैं कि इसका साइज क्या है। देखते हैं क्या प्रिंट होता है। यहाँ पे प्रिंट हो गया जीरो, मतलब ये जीरो साइज की एरे है। चलो ये तो प्रूफ हो गया कि यहाँ पे हम जीरो साइज की एरे बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये एरे है, हमने कहीं भी इसे अलग कहीं इनिशियलाइज किया नहीं है, तो हम इस एरे में आर्गुमेंट्स कैसे दे सकते हैं? यार ये जो एरे है ना, ये एरे आर्गुमेंट लेती है कमांड लाइन आर्गुमेंट्स। कमांड लाइन आर्गुमेंट्स कैसे काम करते हैं देखो। हम सबसे पहले अपना एक नया टर्मिनल खोलेंगे। जैसे हमने टर्मिनल अपना ले लिया, अब हम यहाँ पे कमांड टाइप करेंगे जावा सी, और हमारी जो इस फाइल का नेम है lecture31 array डॉट जावा। ठीक है, तो ये लाइन होती है अपनी कंपाइल करने के लिए। अब हमारा ये जो प्रोग्राम है ये कंपाइल हो चुका है, सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है। अब देखो, अब हम क्या लिखेंगे, कंपाइल हो चुका है लेकिन अब रन अभी रन नहीं हुआ है। अब करने के लिए हमें लिखना होगा जावा lecture31 array। इस लाइन से ये प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा। देखो पहले हमने जावा सी लिखा था और यहाँ पे डॉट जावा लिखा था, अब यहाँ पे हमने सिर्फ लिखा है जावा और यहाँ पर सिर्फ नेम लिखा है, एक्सटेंशन नहीं यूज किया है। अभी अगर हम एंटर दबा देंगे तो ये प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली रन हो जाएगा और आंसर दे देगा जीरो, क्योंकि अभी लेंथ है जीरो। लेकिन अगर हम स्पेस दबा के यहाँ पे हमने लिख दिया A देन B देन C, इसका मतलब क्या? ये जो तीन जो हमने कैरेक्टर वैल्यूज दी है ना, यही है हमारी कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। और ये कहाँ पर स्टोर होंगी? ये स्टोर होंगी हमारी इस एरे में। जो स्ट्रिंग टाइप की जो एरे है ना, ARGS आर्ग्स, इसमें ये स्टोर होंगी। अब हम एंटर दबाएंगे तो देखो क्या आंसर आएगा। देखो आंसर आया थ्री। क्यों? क्योंकि हमने जो थ्री वैल्यूज है ना वो उस एरे में हमने एंटर करा दी ARGS। अब थ्री वैल्यूज स्टोर हो गई हैं, तो ARGS डॉट लेंथ ने हमें थ्री आंसर दे दिया। ठीक है, तो हम थोड़ा आगे चले गए, वापस आते हैं अपनी अपने लूप होल्स पे। हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे, तो हम लोगों ने ये देख लिया है कि जीरो साइज की एरे भी वैलिड हो सकती है। ठीक है, अब तीसरी बात देखते हैं। अब बात ये है कि चलो जीरो साइज की हमने देख ली, क्या हम यहाँ पे कोई नेगेटिव वैल्यू दे सकते हैं? जैसे हमने दे दी -3, या कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे मान लो हमने नेगेटिव में लेकिन दे दिया, क्या ये लाइन सही है? हाँ, ये लाइन सही है। क्या ये रन हो जाएगी? नहीं, ये रन नहीं होगी। यहाँ पे अगर हम कंपाइल टाइम एरर की बात करें, कंपाइल टाइम एरर, तो कोई कंपाइल टाइम एरर नहीं आएगी। लेकिन अगर हम रन टाइम एरर की बात करें, हाँ, तो वो आ सकती है। तो रन टाइम एरर आ सकती है। चलो VS कोड में एक बार देखते हैं। हम यहाँ पर इस लाइन को हटा देते हैं अभी के लिए। हम यहाँ पे लिखते हैं इंट देन ब्रैकेट, इधर नहीं, बाहर, एरे इक्वल टू न्यू, देन हम लिखेंगे इंट देन ब्रैकेट, और यहाँ पे हमने लिख दिया -3 एंड दिस। अब हमें पहले कंपाइल करके देखना है। अगर हम डायरेक्टली यहाँ पे ये बटन क्लिक कर देंगे तो ये रन भी हो जाएगा, लेकिन अगर हमें सिर्फ कंपाइल करना है तो हम टर्मिनल पे जाएंगे, और मैंने अभी आपको सिखाया था, हम लिखेंगे यहाँ पर जावा सी देन lecture31 देन एरे डॉट जावा। ये देखो, कोड अभी सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। लेकिन अब हम करेंगे इसे रन। देखो, रन करके देखते हैं एक बार। कंपाइल हो चुका है ये हमने कमांड लिखा, अब हम करेंगे रन। देखो, रन रन में यहाँ पर रन टाइम में एरर आ गई। एरर क्या आई है? एरर बोलती है नेगेटिव एरे साइज एक्सेप्शन, नेगेटिव एरे साइज एक्सेप्शन। ठीक है, तो यही है यहाँ पर। कंपाइल टाइम में तो कोई एरर नहीं आई, लेकिन रन टाइम में एरर आ गई। रन टाइम में एरर क्या बोल रही थी? एरर बोल रही थी नेगेटिव नेगेटिव एरे साइज एक्सेप्शन। शायद यही आंसर आ रहा, यही एरर आ रही थी हमारी। हाँ, नेगेटिव एरे साइज एक्सेप्शन।
ठीक है, तो रन टाइम में एरर आ गई हमारी नेगेटिव एरे साइज एक्सेप्शन। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट हमारा क्या था? तीसरा पॉइंट सॉरी यही था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करने से पहले एक बार यहाँ देखते हैं, यहाँ पर असल में एक्चुअली हुआ क्या था। यहाँ पे कुछ नहीं हुआ था कि कंपाइलर हमारा कैसे काम करता है। कंपाइलर बस ये देखता है साइज में कि यहाँ पे कोई इंटीजर वैल्यू दी गई है या नहीं दी गई है। अगर दी गई है तो वो उसे कंपाइल कर देता है और कोई कंपाइल टाइम एरर नहीं आती है। लेकिन अगर यहाँ पे इंटीजर वैल्यू नहीं दी जाती है तो कंपाइल टाइम एरर आ जाएगी। अब इसी के बेस पे हमारा नेक्स्ट लूप होल निकल के आता है। उसमें क्या है, चलो मान लो हम यहाँ पर लिख देते हैं इंट ए इक्वल टू न्यू इंट, और यहाँ पर हम कोई भी इंटीजर वैल्यू दे देते हैं। ये काम कर जाएगा, बिल्कुल अच्छे से काम कर जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर अगर कैर देते हैं, फ्लोट देते हैं, तो क्या काम करेगा? नहीं, तो ये काम नहीं करेगा। तो हम यहाँ पे किस किस तरह की वैल्यू दे सकते हैं? सिर्फ इंटीजर? नहीं। सारी दे सकते हैं? ये भी नहीं। तो कौन सी दे सकते हैं? देखो, टाइप कन्वर्जन जब हम पढ़ेंगे तो हम वहाँ पे एक चीज़ देख रहे होंगे कि बाइट चेंज हो सकता है शॉर्ट डेटा टाइप में, शॉर्ट चेंज हो सकता है इंट में, कैर भी चेंज हो सकता है इंट में, और इंट के बाद आते हैं हमारे डबल, डबल एंड लॉन्ग, है ना, ये दो इंट के बाद आते हैं। तो बेसिकली हमें देना होता है इंट। तो हम कौन कौन सी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इस साइड की सारी वैल्यूज दे सकते हैं। ये सारी वैल्यूज यहाँ पर हम बाइट भी दे सकते हैं, शॉर्ट भी दे सकते हैं, कैर भी दे सकते हैं। चलो बाइट और शॉर्ट तो एक बार को समझ में आता है कि ये भी अपने आप में एक तरह से इंटीजर नंबर ही होते हैं। साइज थोड़ा छोटा होता है लेकिन इंटीजर नंबर ही होते हैं। लेकिन कैर नहीं समझ में आ रहा, कैसे कैर कैर कैसे काम करेगा। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया इंट दिस इक्वल टू न्यू इंट दिस। अब यहाँ पे हमने कैर वैल्यू लिख दी। अब ये कैसे काम करेगी? तो देखो, कैर वैल्यू के केस में क्या होता है, इसकी जो आस्काई वैल्यू होती है वो यहाँ पर आ जाती है ना, इसकी आस्काई वैल्यू यहाँ पर आ जाती है। देखो एक बार देख लेते हैं आस्काई टेबल ओपन करके। तो यार ये देखो, ये हमने गूगल पे आस्काई चार्ट देखा, और ये देखो थोड़ा सा मैं ऐसा जूम कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखो स्मॉल ए कहाँ पर आ रहा है, देखो स्मॉल ए आ रहा है यहाँ पर, इस पोजी यहाँ पर। अब स्मॉल ए की डेसिमल वैल्यू क्या है? 97। स्मॉल ए की डेसिमल वैल्यू है 97। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इस ए की जगह 97 आ जाएगा और इसका साइज हो जाएगा, इस एरे का साइज हो जाएगा 97। तो इस तरह से यहाँ पे ये कैरेक्टर वैल्यू यहाँ पे एसोसिएट अपनी हो जाती है। ठीक है, इंटीजर वैल्यू आ गई। अब लेकिन इंटीजर की रेंज कहाँ तक होती है, ये देखो एक बार। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि इंट की जो मैक्सिमम रेंज होती है वो क्या होती है। इंट की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है 21, 47, 48, 36, 47। ये होती है मैक्सिमम वैल्यू। तो अगर हम यहाँ पे लिख दें इंट ए इक्वल टू न्यू इंट, और अंदर लिखते हैं 21, 47, 48, 36, 47, है ना। तो ये क्या वैलिड है? हाँ यार, ये बिल्कुल वैलिड है। लेकिन अगर हम इसी की जगह लिख देते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से इंट ए इक्वल टू न्यू इंट 21, 47, 48, 36, 48। अब ये देखो, अब ये जो नंबर है ना, ये इंट की रेंज से बाहर चला गया। अब इंट की रेंज से बाहर चला गया, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही आ सकती है। तो अब यहाँ पर ये इंटीजर वैल्यू नहीं आ पाएगी, और यहाँ पर आ जाएगा अपना क्या, कंपाइल टाइम एरर। कंपाइल टाइम एरर नहीं मानते? चलो VS कोड पे लिख के देख लेते हैं भाई, नहीं मानो प्रूफ करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर हम लोग साइज में अंदर लिख देंगे 21, 47, 48, 36, 47। ठीक है, अब ये सबको सही है, ये कंपाइल हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 48, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर एक ये रेड लाइन आ गई, रेड अंडरलाइन आ गई। यहाँ पर अगर हम माउस ड्रैग करेंगे तो ये बोलता है द लिटरल दिस ऑफ टाइप इंट इज आउट ऑफ रेंज। ये आउट ऑफ रेंज हो गया, यहाँ पर ये काम नहीं करेगा। अगर हम सिर्फ 47 लिखते हैं तब तो ठीक है बात,
तब ठीक है बात, चलो ये मैंने अभी आपको बताया। लेकिन अभी इसमें भी एक कैच है, अगर हम यहाँ पर इसे रन करके देखें, सब कुछ सही था, लेकिन तब भी रन टाइम में एक एरर आ गई, रन टाइम में एरर आई है। देखो रन टाइम में एरर आई है, इससे भी हम ये देखते हैं, और यहाँ पे एरर क्या आई है, लिखा है कि रिक्वेस्टेड एरे साइज एक्सीड्स वीएम लिमिट, वीएम लिमिट। देखो इसका मतलब क्या होता है, अभी अगर हम कोई एक एरे बनाए, मान लो अभी हम एक एरे बनाए इंट ए इक्वल टू न्यू इंट 6 साइज की, 6 साइज की हमने कोई एरे बनाई, तो यार अब ये देखो ना, ये मेमोरी में टोटल कितना स्पेस लेगा, जब एक यहाँ पे एक्चुअली में मतलब क्या है, यहाँ पर मतलब क्या है, यहाँ पर ये मतलब है कि ये जो पूरी एरे है ना, इसमें पहली बात तो 6 डब्बे हैं, यहाँ चलो ये तो हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे 6 डब्बे हैं। अब हर डब्बे में कैसी वैल्यू पड़ी है, हर डब्बे में पड़ी है इंटीजर टाइप की वैल्यू, कुछ भी इंटीजर टाइप की वैल्यू हर डब्बे में पड़ी हुई है। अब एक इंटीजर क्या कितना साइज लेता है, एक इंटीजर लेता है 4 बाइट का साइज, सारे इंटीजर कितना लेंगे, सारे भी 4 बाइट, सब 4 बाइट का ले रहे होंगे, जो टोटल साइज इसका कितना हो जाएगा, टोटल साइज इसका हो जाएगा 6 × 4, 24 बाइट्स, है ना। अब जब हमने एरे बनाई इंट दिस इक्वल टू न्यू, और हमने यहाँ पर लिखा, क्या लिखा था हमने, 21, 47, 48, 36, 47। अब इस पूरी पूरी एरे का साइज कितना हो गया, ये पूरी एरे मेमोरी में कितना साइज ले रही है, ये पूरी एरे मेमोरी में साइज ले रही है 21, 47, 48, 36, 47 मल्टीप्लाई बाई 4 बाइट्स, ये इतना साइज ले रही है। अब ये सच में बहुत बड़ा साइज है, ये बहुत बड़ा साइज है, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है कि मेमोरी में एक बार में इतना साइज अवेलेबल ही ना हो, एक बार में इतना साइज अवेलेबल ही ना हो। अब क्योंकि ये एक बार में इतना साइज अवेलेबल नहीं है, एक बार में इतना साइज अवेलेबल नहीं है, इसीलिए हमें वो एरर वहां पे दिखाई दी। क्या एरर दिखाई दी थी, हाँ इसे हम रन करेंगे तो यहाँ पर एरे आई आउट ऑफ मेमोरी एरर, आउट ऑफ मेमोरी एरर। और यहाँ पे क्या लिखा है, रिक्वेस्टेड एरे साइज एक्सीड वीएम लिमिट, वीएम का मतलब होता है वर्चुअल मेमोरी, रिक्वेस्टेड एरे साइज एक्सीड्स वर्चुअल मेमोरी लिमिट। इसका मतलब ये है कि ये कह रहा है कि आप जितनी एरे, आप जो एरे बनाना चाहते हो, और इस एरे का जो साइज है, वो एक बार में इतना पॉसिबल नहीं है, हमारे पास इतना साइज नहीं है जितना आप मांग रहे हो, क्यों, इसीलिए यहाँ पे ये एरर आई आउट ऑफ मेमोरी एरर। तो आई होप अब आप लोग समझ गए होंगे कि ये लूप होल्स क्या होते हैं। हमने 4 लूप होल्स की शायद बात की थी, हाँ हमने 4 लूप होल्स की बात की थी, और यही लूप होल्स होते हैं एरे क्रिएशन के टाइम पे जो आते हैं। एक बार इन्हें कंक्लूड कर लेते हैं। पहला, एरे का साइज देना जरूरी है, उसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। दूसरा, क्या जीरो साइज की एरे हो सकती है, जी हाँ बिल्कुल हो सकती है, हमने कमांड लाइन आर्गुमेंट्स की मदद से ये बात देखी और प्रूफ भी करके देखी। क्या नेगेटिव साइज हम दे सकते हैं, हाँ दे तो सकते हैं, लेकिन वो कंपाइल टाइम पे तो सही हो जाएगा, कंपाइल टाइम एरर नहीं आएगी, लेकिन रन टाइम में वहाँ पे एरर आ जाएगी। और एरर क्या वहाँ पे शो करेगी, एरर लिख के आएगी, नेगेटिव एरे साइज एक्सेप्शन। ठीक है, तीसरा ये हो गया। चौथे में हमने ये बात की कि जो साइज होता है ना, वो सिर्फ इंटीजर वैल्यू होती है। अब क्योंकि इंटीजर वैल्यू है तो यहाँ पे कैर भी पॉसिबल है, शॉर्ट भी पॉसिबल है, बाइट भी पॉसिबल है। अब इंटीजर का जो मैक्सिमम साइज जाता है, वो तो जाता है इतना, 2147483647, इतना तो चलो पॉसिबल है, हम दे सकते हैं, कोई कंपाइल टाइम एरर नहीं आएगी। इससे ज़्यादा दे दिया तो कंपाइल टाइम एरर आ जाएगी। कंपाइल टाइम एरर इसलिए आएगा क्योंकि ये जो नंबर है ना, दिस लिटरल इज टू बिग फॉर इंटीजर वैल्यू, है ना, ये कंपाइल टाइम एरर आएगी। लेकिन चलो, हम अगर साइज इतना भी देते हैं अपना, ये जो ऊपर हमने लिखा है 2147483647, अगर हम इतना भी साइज देते हैं, तब भी हमारे पास एक एरर आई, एरर आई आउट ऑफ मेमोरी एरर। वो इसलिए आई क्योंकि जो एक इंटीजर है वो 4 बाइट ले रहा है, 6 इंटीजर 6 × 4 बाइट ले रहे थे, तो इतने इंटीजर, ये नंबर दिस इंटू 4 बाइट, इतनी मेमोरी लेंगे। हो सकता है कि इतनी मेमोरी एक समय पे हमारे पास पॉसिबल ना हो, एक साथ इतनी पॉसिबल ना हो इतनी मेमोरी, इसलिए यहाँ पे एरर आ गई आउट ऑफ मेमोरी एरर। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने पूरी बात कर ली कि एरे का क्रिएशन कैसे होता है, 1D एरे, 2D एरे, 3D एरे। उसके बाद क्रिएशन के टाइम पे क्या क्या लूप होल्स आते हैं, 4 लूप होल्स आते हैं। पहला, हमें साइज देना होता है। दूसरा, कि जीरो साइज की एरे भी पॉसिबल है। तीसरा, एरे में अगर हम नेगेटिव वैल्यू दे देंगे एरे साइज में, तो वो कंपाइल टाइम अकॉर्डिंग तो सही हो जाएगी, लेकिन रन टाइम पे उसमें एक्सेप्शन आ जाएगा। चौथा,
कि हमारे एरे में साइज में इंटीजर डेटा टाइप पॉसिबल होता है, साथ ही साथ हम बाइट, शॉर्ट और कैर भी दे सकते हैं। और अगर हमने इंटीजर कुछ इतना बड़ा दे दिया कि वो मेमोरी एक साथ हमारे पास पॉसिबल नहीं है, तो हमारे पास आउट ऑफ मेमोरी एरर आ जाएगी। तो हमने ये सारी बात कर ली है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय।